तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा था यार, सच में जितना जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है ना, उन लोगों का तो हालत ख़राब हो गया था। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन। ठीक है, 3 घंटा समय था, OMR पेपर दिया गया था। और अभी झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होना बाकी है, यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया में ऑब्जेक्टिव सभी को 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे। आज अभी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? 50। चलिए, आज हम लोग अभी 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो कि रात हो गया, 8:30 बज गया लगभग, तो सुबह के मैं 50 क्वेश्चन दे दूंगा। सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का भी दे दूंगा। मेरे पास है, समय नहीं था आज, बहुत काम था मेरे पास, ठीक है, इसलिए सुबह को दूंगा। अब तो चलिए देख लेते हैं अभी जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए सेकंड शिफ्ट का है, सेट बी, यहाँ पे बी लिखा है, यानी कि सेकंड हाफ में एग्जाम हुआ था 1 बजे के बाद, ठीक है। और एक अभी मैं दे दूंगा। पहला है कि पूछा गया है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो कृषि जो है प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। इंग्लिश है या हिंदी, दो में से आप जिस भी कंफर्टेबल हैं लैंग्वेज में उसमें आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो 16 अप्रैल को चलाई गई थी 1853 में, अंग्रेजों ने चलाया था। डेक्कन क्वीन नाम था। मुंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों, नेशनलाइजेशन किया गया था 14 बैंकों का, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 1974 के बीच चलाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि महानलोबिस औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, और इसमें औद्योगिकरण को बल दिया गया था। पहले वाले में कृषि को बल दिया गया था, दूसरे वाले में उद्योग को बल दिया गया था, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह को। और महानलोबिस, PC महानलोबिस ने इसने चलाया था। अगला है पांचवा क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग गठित कब हुआ। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को, इसको 2015 में बंद कर दिया गया और नीति आयोग शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, भारत को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। बी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया 7 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज गोल्डन फाइबर, यानी कि सोने का रेशा के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे इन्होंने गलती क्या है, यूनिवर्सिटी वालों ने इसका हिंदी नहीं किया है यार। अब जो बच्चे हिंदी इंग्लिश नहीं मालूम है, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, 70% स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनको इंग्लिश समझ नहीं आता है इतना, ठीक है, क्योंकि वे शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं यार। चलिए, जो भी है यूनिवर्सिटी वालों की गलती है। तो पूछा गया है कि सोने के रेशे किसे कहा जाता है। तो जूट को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, राइस प्रोड्यूसन यानी कि चावल उत्पादन में सबसे पहला राज्य है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला है, हरित क्रांति के जनक कौन है वर्ल्ड लेवल पे। यहाँ पे पूछना चाहिए कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे से बोला गया है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है और हिंदी में नहीं लिखा है विश्व। तो विश्व जब पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग होगा, अगर भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे, चूँकि इंग्लिश को जब मैंने पढ़ा तो वर्ल्ड लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो देखिए, टेक्सटाइल, जिसको हिंदी में कपड़ा उद्योग बोलते हैं, यह कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी तेल, गन्ना, खाद्यान्न, ये तीनों कृषि से संबंधित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि योजना आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, योजना आयोग से संबंधित है कि यह एक सरकारी विभाग है, ठीक है, इट इज़ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इनके जो ऑप्शन है वो बेहुदा टाइप के हैं मतलब यार ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। चलिए, जो भी है, ग्रेजुएशन का बच्चा इतना टैलेंट अगर हो गया ना तो सच में हिला देगा, फिर झारखंड का नाम ही रोशन हो जाएगा। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। तो देखिए, आधार जो है यह गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। यह भारत को नागरिकता प्रदान करने का एक मतलब कि ID प्रूफ था कि भारत में आप रह रहे हैं, इसीलिए आधार है, ठीक है। आधार आम आदमी का अधिकार। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज एन
इंट्रोड्यूस ऑफ HYV सीड्स फॉर। अब क्या समझ में आएगा जिसको इंग्लिश नहीं मालूम है। इसमें पूछा गया है कि हरित क्रांति में HYV बीज लाया गया था और ये किसकी पैदावार में वृद्धि लाए। तो देखिए गेहूं के पैदावार में हाई यील्ड सीड्स होता है, इनका पूरा नाम होता है, ठीक है, उच्च पैदावार वाले बीज। हिंदी में होना चाहिए कि हरित क्रांति जो लाया गया उच्च पैदावार वाले बीज, इसमें किस फसल में ज़्यादातर फायदा देखा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, जो कि यहाँ पे हिंदी इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। अब मुझे मालूम है क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ चुका है यार, ठीक है। आप लोग को डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ होगा। मेरे दोस्त ने भी बोला कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था पेपर किस टाइप से आया, बहुत से क्वेश्चन। तो सही है, यूनिवर्सिटी वालों की गलती है। 14 नंबर है, किस धातु को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। तो देखिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का रीढ़ कहा जाता है स्टील को, और रोटी कहा जाता है, अगर रोटी बोला जाए तो हो जाएगा कोयला, ठीक है, और रीढ़ बोला जाए तो स्टील। स्टील बोकारो स्टील सिटी नाम सुने हैं, वही एक संबंधित है, उसी से संबंधित है, सेल से, ठीक है। 15 नंबर है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के शुभारंभ की घोषणा किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, हमारे मोदी जी हैं, ठीक है। अगला है कि MSME का पूर्ण रूप क्या है। देखिए MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि छोटे, ठीक है, सूक्ष्म और मध्यम के। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन, व्यापारी, ठीक है, उद्यमिता। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी। तो दोस्तों बोकारो स्टील सिटी जो है इसकी स्थापना रूस, नाम सुने हैं ना, बस उसको पहले सोवियत संघ कहा जाता था 1999 से पहले, उसी टाइम 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414, ठीक है, 414 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर में 414 व्यक्ति लोग रहते हैं झारखंड में। अगला है 20 नंबर पूछा गया है कि बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का झारखंड भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए तीसरा स्थान आता है बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से। बॉक्साइट एक खनिज है, मिनरल है, और भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा उत्पादन करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूछा गया है 1 मिनट, यहाँ पे 2% ये क्षेत्रफल है, मतलब कि पूरा विश्व अगर 100 किलो का है तो 2 किलो 400 ग्राम जो है भारत है। और जनसंख्या की बात करें तो 16% जनसंख्या केवल भारत में रहती है, पूरे विश्व की जनसंख्या। 22 नंबर देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया है कि रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारण करती है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में, मतलब इसी तरह है यार, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। 8500 कितना 14 किलोमीटर कितना किलोमीटर है, 8514 ही है शायद कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार मतलब समझते हैं, प्रायद्वीपीय पठार मतलब कि ये भारत है, ठीक है। ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे तमिलनाडु और श्रीलंका है, तो यहाँ से जो कट के आता है इधर, इसको पेनिसुलर इंडिया कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का है। सबसे बड़ा पठार में सबसे बड़ा जो ऊंचा है, यहाँ पे पूछा गया सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है, पठार का। तो ये भारत का ऊपर वाला भाग छोड़ दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोदा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर से पूछा गया कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा राज्य तो है गोवा, लेकिन यहाँ पे गोवा में ऑप्शन में नहीं है। तमिलनाडु मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
और गुजरात तो बहुत बड़ा है यार, गुजरात को पहले सौराष्ट्र कहा जाता था, ठीक है। उसके सबसे बड़ा गुजरात है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है समुद्र किस राज्य के हिस्से में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के हिस्से में सबसे ज़्यादा समुद्र आता है। 28 नंबर देखिए, यार भूख लग गया, सच बता रहा हूँ, 8:30 बज गए रात को। बहुत मेहनत है दोस्त। एक वीडियो बनाने में लगभग आधा से 1 घंटा समय लग जाता है। अगला है, निम्न में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों मेघालय यानी कि मासिन राम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के सामने में है। अगला है, कोंकण तट का विस्तार कहाँ पे है। तो कोंकण तट जो है आपका गोवा से दमन तक है। इसमें आपका कर्नाटक वगैरह का और महाराष्ट्र का भी एरिया का आ जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी जो है, जिसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 10 मिनट हो गया, 15-17 मिनट लगेगा वीडियो। आगे देखते हैं, तो अगला पूछा गया है कि विच डेल्टा ऑफ इंडिया बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको गंगा डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 33 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि झारखंड की सबसे ऊंची पठार कौन सी है। तो हजारीबाग का जो पठार है यह झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है, और झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका पारसनाथ का पर्वत। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है तिलैया डैम कहाँ पे बना है। तो ये बराकर नदी जो कि कटरवा जिले में स्थित है, वहाँ पे बना है तिलैया डैम, और इसमें काफ़ी मात्रा में बिजली उत्पादन किया जाता है, पनबिजली। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों 66.41% जो है झारखंड की साक्षरता दर है। इसमें पुरुष का है 76.08% और महिलाओं का 55 है यार। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि तोपचाची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1970 में तोपचाची अभयारण्य की स्थापना हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में झारखंड की उपराजधानी कहाँ पे है। तो दुमका में जो है झारखंड की उपराजधानी स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि जनजातीय जनसंख्या के आधार पर झारखंड की द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में संथाल जनजाति पाया जाता है, दूसरे नंबर पे उराव, तीसरे नंबर पे मुंडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के निम्न जिलों में से कहाँ सर्वाधिक वन पाया जाता है। दोस्तों हजारीबाग में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में वन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया। उसके बाद अगर आपका लातेहार रहेगा तो लातेहार को टिक लगाइएगा, ठीक है। और विस्तार पूछा जाए तो हजारीबाग को। 40 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो 32 को मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं, जिसमें से 8 जो जनजाति हैं यह आदिम जनजाति है। आदिम मतलब कि बहुत प्राचीन है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्राचीन है आपका असुर जनजाति। अगला है, पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध, जिसको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाथी, देखिए क्या पूछा है, हाथी गुफा जो है अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो ये खारवेल राजा से संबंधित है। आपने कलिंग युद्ध का नाम सुना होगा, जो कि अशोक के समय लड़ा गया था, अशोक और राजा खारवेल के बीच, ठीक है। और ये कलिंग देश के राजा थे, यानी कि वर्तमान में उड़ीसा। ऑप्शन सी। 43 नंबर है, कर्मा पर्व जो है या करम पर्व हम लोग मनाते हैं। तो यह जनरली हम लोग के झारखंड में ही माना जाता है कर्मा पर्व, ठीक है। करम अपने भाई के लिए नहीं, अब करम डायर करम गोसाई क्या क्या बोलते हैं, हम भी मनाते हैं यार, मेरी बहन मतलब सबको ही हम लोग गाँव में। अगला है, देशम गुरु के नाम से कौन जाना जाती है। तो देखिए देशम गुरु के नाम से शिबू सोरेन जाना जाता है। ऑप्शन सी, शिबू सोरेन को देशम गुरु कहा जाता है, जो कि जेएमएम के बहुत बड़े लीडर हैं। अभी तो बूढ़ा हो गए हैं पूरा। 45 नंबर है, झारखंड में बेतला पार्क कहाँ स्थित है। तो बेतला पार्क जो है पलामू में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलामू और लातेहार दोनों हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कभी पलामू और लातेहार दोनों रहे तो उस टाइम पे लातेहार टिक लगाना है, अगर केवल पलामू रहे तो पलामू, अगर केवल लातेहार रहे तो लातेहार, ठीक है। मतलब दोनों जिला में फैला है।
46 नंबर है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। 4 गो वेद हैं, आप सभी को मालूम है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शहर जो है नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए मैसूर शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है, बाकी कटक जो है आपका महानदी पे स्थित है। मैं गया था यार कटक, बहुत बड़ा नदी है यार, सच में महानदी। फिर आगरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है आपका ये भी गुजरात में है, और ताप्ती या किसी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन मैसूर जो है वो कावेरी नदी के बेसिन में स्थित है, मतलब थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 नंबर देखिए, पूछा गया है कि झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों रांची राइट आंसर हो जाएगा यार, नेतरहाट। नेतरहाट से कर्क रेखा गुजरती है। मैं किसी दिन जाऊंगा नेतरहाट, इस दिन रांची जाने का है इसी महीने में, गया तो दिखा दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर। इसमें पूछा गया है कि झारखंड का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेतरहाट को झारखंड का शिमला, जो कि झारखंड का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान है, ठीक है, और इसी को कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, इस आज का अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि झारखंड बिरसा मुंडा के जो जन्म है या ओली हाथू, जो कि खूंटी जिला में स्थित है, वहीं पे हुआ था। ऑप्शन बी। तो बस आज 85 क्वेश्चन, कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचे हैं। अभी मुझे थोड़ा खांसी भी हो गया है, खाना भी खाना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे पढ़ना भी है। थैंक यू।